दोस्तों ये स्टोरी का 11वां भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जाकर के चेकआउट करें और सुने। पार्टी भी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। दूसरी तरफ सरगम और देव दोनों ही रूम में आ गए थे। सरगम का मूड थोड़ा खराब था क्योंकि अभिमान और आराध्या की लड़ाई जो हो गई थी। देव अपनी आवाज निकालते हुए बोला, तुम चेंज करके आराम कर लो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। इतना कहकर देव ने अपनी वॉच उतार कर टेबल पर रखी और अपने फोन की स्क्रीन को देखता हुआ कमरे से बाहर चला गया। सरगम बालकनी में आ गई। वह बालकनी में गार्डन को देख रही थी, जहां हमेशा की तरह दिव्यांश और हीर दोनों मिलकर एक एक गेस्ट को रिटर्न गिफ्ट देकर विदा कर रहे थे। सरगम ने हाथ बांधे और उन सब को देखकर बोली, यकीन नहीं आता, कुछ दिनों में मेरी जिंदगी इतनी पलट गई। कहाँ उस खान बीवी के घर एक वक्त का खाना नहीं मिलता था और कहाँ यहाँ ससुराल में 10 नौकर चाकर आगे पीछे घूमते हैं। सरगम कुछ देर तक अपनी किस्मत से बातें करती रही और फिर कमरे में आ गई। बहुत देर तक देव का इंतजार करती रही। उसे लग रहा था शायद आज भी देव को नींद नहीं आएगी और वह वापस आकर उसी के पास सोएगा, लेकिन वक्त बीतता गया, देव कमरे में नहीं आया। वहीं दूसरी तरफ अभिमान आराध्या के ऊपर था और आराध्या के चेहरे को देख रहा था। आराध्या भी अभिमान की आंखों में देख रही थी। अभिमान ने शर्ट उतार दी थी और आराध्या का आंचल उसके सीने से हट गया था। दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। अभिमान आराध्या के होठों की तरफ झुकने लगा तो आराध्या ने अभिमान के सीने पर हाथ रखकर उसे रोकते हुए कहा, मुझे गुस्सा आ रहा है। अभिमान ने अपने सीने से आराध्या का हाथ हटाते हुए कहा, तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है? क्या अपनी लव स्टोरी शुरू ना करूं? तुम यहाँ से चली जाओगी तो मैं तुम्हें ढूंढने नहीं जाऊंगा, अपने एटीट्यूड के साथ ही रहूंगा, इसलिए कुछ ऐसा कर देता हूँ जिससे तुम मुझे छोड़कर ना जाओ। अभिमान फिर से आराध्या के होठों की तरफ झुकने लगा और तभी आराध्या अपने होश में आई। उसने अभिमान के सीने पर हाथ रखकर उसे धक्का देते हुए कहा, अभिमान यह क्या कर रहे हो? ठीक नहीं है, छोड़ो मुझे। अभिमान आराध्या के दोनों हाथों को बेड पर दबाते हुए नशे में बोला, सब कुछ ठीक है आराध्या, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कितनी बार कहूँ कि मुझे तुमसे प्यार है। आई लव यू आराध्या, आई रियली रियली लव यू। इतना कहकर अभिमान ने अपना चेहरा फिर से आराध्या की गर्दन में छुपा लिया। इस बार आराध्या ने अभिमान को हल्का सा धक्का देते हुए बेड से उतरकर अपना आंचल ठीक करते हुए गुस्से में बोली, छोड़ो मुझे, यह सब ठीक नहीं है, मुझे मेरे भाई के पास जाना है, तुम्हारी वजह से मेरा भाई हर्ट हो गया। इतना कहकर वह बाहर की तरफ जाने लगी। आराध्या बाहर जाती उससे पहले ही अभिमान ने आराध्या की कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और फिर से उसकी कमर पर हाथ लपेटकर अपना माथा आराध्या के माथे से टच करके बोला, मैंने जो तुमसे माफी मांगी है, मैं सबके सामने तुमसे माफी मांग लूंगा, लेकिन मुझे ऐसे अधूरा छोड़कर मत जाओ प्लीज आराध्या। नशे में सही, लेकिन मैं अपने दिल की बात बोल रहा हूँ। शायद फिर कभी तुमसे अपने दिल की बात ना कहूँ, प्लीज आराध्या मेरा साथ दे दो। कहकर अभिमान ने एक बार फिर आराध्या के होठों को कैप्चर कर लिया। आराध्या अभिमान को खुद से दूर करने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन अभिमान आराध्या से 1 इंच भी नहीं हिला। और तभी अचानक मेंशन की लाइट चली गई। बाहर बारिश हो रही थी, कमरे में अंधेरा था, बिजलियां कड़क रही थी और उस कमजोर पल में आराध्या भी अभिमान के बहकावे में आने लगी थी। आराध्या पूरी जान लगाकर अभिमान को खुद से दूर कर रही थी, लेकिन अभिमान आराध्या से दूर नहीं हुआ। आराध्या अभिमान को दूर करते करते थक गई। अब ना तो आराध्या अभिमान का साथ दे पा रही थी और ना ही उसे खुद से दूर कर पा रही थी और अभिमान अपनी ही मनमानी करता जा रहा था। दूसरी तरफ लाइट जाने की वजह से सरगम भी थोड़ा सा डर गई। सरगम अंदाजे से अपने कमरे से बाहर निकली थी। उसने हॉल में देखा कुछ नौकरों ने टार्च ले रखी थी, इधर उधर घूम रहे थे और तभी हीर ने थोड़ा तेज आवाज में कहा, जाकर देखो ना लाइट को क्या हुआ। एक नौकर बोला, वह बारिश की वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। तभी हर्षवर्धन ने कहा, जब तक लाइट नहीं आती तब तक कैंडल लिए कुछ तो जलाओ ताकि रोशनी हो जाए। वहीं सरगम इधर उधर नजर घुमाती हुई कॉरिडोर में मीरा को ढूंढने के लिए चली गई, क्योंकि मीरा को अंधेरे से डर लगता था और सरगम नहीं जानती थी कि इस वक्त मीरा अकेली है या किसी और के साथ। सरगम अंधेरे में कॉरिडोर को पार करती हुई मीरा
मीरा के कमरे की तरफ जा रही थी। वह मीरा के कमरे तक जाती उससे पहले ही उसने एक कमरा गेस किया या कुछ देर चलने के बाद सरगम रुक गई और उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गई। वह वापस से उस कमरे की तरफ आई जो उसने गेस किया था। उस कमरे में जो अजीब सी सिसकियों की आवाज आ रही थी। सरगम उस कमरे में चली गई। उस कमरे में अंधेरा था, कहीं कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन कमरे के कोने में एक सोफा था जिस पर सरगम ने किसी को बैठे हुए देखा। सरगम को लगा कि शायद कोई वहां अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा है, इसलिए वह जैसे ही जाने के लिए मुड़ी देखकर तभी लाइट आ गई। सरगम ने उस सोफे की तरफ देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उस सोफे पर कोई और नहीं बैठा था, देव था। देव की गोद में संजना, और देव ने अपना चेहरा संजना के गर्दन में छुपाया हुआ था और संजना उसके कपड़े ऑलमोस्ट उसके कंधे से उतर गए थे। देव बड़ी शिद्दत से संजना के कंधे को चूम रहा था और यह सारा नजारा सरगम देख रही थी। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई, उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने तो कभी नहीं सोचा था कि अपने रिसेप्शन वाले दिन वह देव को किसी औरत के साथ देखेगी। और तभी देव ने धीरे से आंखें खोली। उसने अपने सामने सरगम को खड़े हुए देखा तो झटके से डर के मारे उठ गया। उसके उठने से संजना धड़ाम से सोफे से नीचे जा गिरी। संजना इतनी जोर से गिरी थी कि उसकी कोहनी पर, हिप पर चोट लग गई थी। संजना अपने कपड़े ठीक करते हुए अपनी कमर को रब करते हुए उठी और देव को देखकर गुस्से में बोली, दिमाग खराब है तुम्हारा, या क्या कर रहे हो, मुझे गिराया क्यों? संजना ने फिर देव की नजरों को फॉलो किया तो उसकी आंखें भी हैरानी से फैल गई। लेकिन अगले ही पल संजना के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। देव तो सुन्न होकर खड़ा था। वह सरगम को अपने और संजना के बारे में ऐसे नहीं बताना चाहता था। संजना ने सरगम की तरफ देखकर नाटक करते हुए कहा, ओह सॉरी सरगम, जैसा तुम समझ रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस देव से बात करने आई थी। देखो, मेरे और देव के बीच में कुछ भी नहीं हुआ। सरगम ने संजना की बातों को अनसुना किया और बस देव को ही देखती रही। अगले ही पल सरगम ने एक गहरी सांस ली, जैसे उसने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया हो कि देव शायद इसीलिए शादी को नहीं निभाना चाहता क्योंकि वह संजना से प्यार करता है। सरगम बिना कुछ कहे पलट कर चली गई। सरगम जैसे ही देव और संजना के कमरे से बाहर आई, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और वह कॉरिडोर से भागती हुई अपने कमरे की तरफ जा रही थी। और तभी रास्ते में उसकी युग से टक्कर हो गई। सरगम गिर जाती, लेकिन युग ने उसकी बाजू पकड़ ली और सरगम को अपनी तरफ घुमा कर कहा, भाभी कहाँ जा रही हो? सरगम की आंखों में आंसू थे, वह बोलने की हालत में तो बिल्कुल नहीं थी। और तभी युग ने सरगम के पीछे देखा जहां देव और संजना खड़े हुए थे। युग को समझते देर नहीं लगी कि सरगम ने आज ही अपनी सौतन को देख लिया। युग ने गुस्से में देव को देखा तो देव ने कंधे उचका दिए। युग ने फोन निकाला और क्रश को मैसेज किया और फिर सरगम को संभालता हुआ कमरे में ले आया। थोड़ी देर बाद क्रश, संजना और देव तीनों ही एक कमरे की सेटिंग एरिया में बैठे हुए थे। क्रश गुस्से में इधर उधर चक्कर लगा रहा था और सरगम वह तो अपने नाखून चेक कर रही थी, जबकि देव के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। देव ने संजना को देखकर कहा, तुम जाओ यहाँ से। संजना ने कंधे उचकाकर कहा, क्यों जाऊं? तुमने मुझे बुलाया था और वैसे भी मैं तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के बीच में नहीं आई, बल्कि तुम्हारी पत्नी मेरे और तुम्हारे बीच में आ गई, इसलिए मैं तो कहीं नहीं जाने वाली। क्रश को संजना पर गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन उसने अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया और संजना को उंगली दिखाकर बोला, देखो हमारे बाप को पता चल गया ना तो तुम्हारे साथ साथ हमारी भी जान जाएगी, जाओ यहाँ से। संजना ने देव की तरफ देखकर कहा, तुम अपने पापा से इतना डरते हो? देव कुछ नहीं बोला, लेकिन क्रश ने कहा, तुम्हारा बाप है नहीं ना, होता तो तुम भी डरती और कोई उल्टा सीधा काम करने से पहले 4 बार सोचती। अब निकलो यहाँ से, इससे पहले कि तुम्हें यहाँ कोई देव के साथ देख ले, जाओ यहाँ से। संजना ने देव की तरफ देखा तो देव बोला, प्लीज संजना चली जाओ, तुम्हारा यहाँ रुकना ठीक नहीं है। अगर सरगम ने घर में किसी एक को भी बता दिया कि मेरा तुम्हारा अफेयर चल रहा है और हम रात के अंधेरे में ऐसा कुछ कर रहे थे तो घर वाले मेरे पीछे पड़ जाएंगे। प्लीज चली जाओ। मैं नहीं चाहता कि जब मेरी और तुम्हारी शादी हो तो घर में तुम्हें कोई ना अपनाए। मैं चाहता हूँ कि जब तुम्हारी मेरी शादी हो तो सब तुम्हें खुशी खुशी अपनाएं और उसके लिए तुम्हें अपनी इमेज ठीक करनी बहुत जरूरी है। प्लीज चली जाओ। अच्छे घर की लड़कियां ऐसे लड़कों के साथ कमरे में यह सब नहीं करती। संजना को गुस्सा आ गया। वह खड़ी होकर बोली, एक्सक्यूज मी, तुम क्या कहना चाहते हो? मैं अच्छे घर की लड़की नहीं हूँ। देव खड़ा हुआ। उसने संजना के दोनों गालों को अपने हाथों में भरकर कहा, मेरे कहने का मतलब वह नहीं है, लेकिन मेरी फैमिली की सोच पुरानी है
वह यही सोचते हैं कि अच्छी लड़कियां रात के अंधेरे में लड़कों के कमरे में नहीं रहती। अब उन्हें क्या पता कि मेरा तुम्हारा प्यार कितना पवित्र है। प्लीज चली जाओ। क्रस तो एक बार संजना का मुंह देखता और एक बार देव का, और जब देव ने पवित्र प्यार वाली बात कही तो क्रस को तो हंसी आने वाली थी, लेकिन उसने अपनी हंसी कंट्रोल कर ली। वहीं देव ने संजना से फिर कहा, देखो अभी चली जाओ, हम बाहर मिलते हैं ना। संजना ने भी देव की बाजू को पकड़ा और हल्का सा अपने करीब खींचते हुए बोली, तो प्रॉमिस करो जो अधूरा रह गया उसे पूरा करोगे। देव ने मुस्कुराकर बड़े प्यार से कहा, हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ, अगली बार मिलेंगे तो जो अधूरा रह गया उसे पूरा करेंगे। यह सुनकर क्रस की आंखें तो हैरानी से फैल गई। क्रस बच्चा नहीं था, अच्छे से समझता था कि संजना क्या कहने की कोशिश कर रही है और देव उससे क्या प्रॉमिस कर रहा है। संजना ने अपना सिर देव के सीने पर रखा और क्रस को देखकर आंख मार दी और क्रस की आंखें हैरानी से फैल गई। वह या तो जानता था कि संजना एक नंबर की घटिया है, लेकिन इतनी घटिया है उसे यह नहीं पता था। आखिरकार बहुत सारा समझाने के बाद संजना वहां से चली गई। उसके जाते ही क्रस ने देव की बाजू पकड़ी और अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, आज रात यह सब करना जरूरी था। देव ने अपने हाथ फैलाकर कहा, देखो मैंने सरगम को किसी डाउट में नहीं रखा, बस मैंने उसे अपने और संजना के बारे में नहीं बताया क्योंकि तुमने मुझे मना किया था। अब उसने हम दोनों को साथ में देख लिया तो मैं क्या करूं। क्रस अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोला, देख लिया तो देख लिया, लेकिन चुम्मा चाटी करने की क्या जरूरत थी। देव ने बड़ी ही इनोसेंट बन के कहा, यार देख मैं उस टाइप का नहीं हूं, इसीलिए तो उसे गोद में लेकर बैठ गया और उसके साथ वह सब करने लगा। एक बार नहीं सोचा, अगर सरगम के अलावा घर में कोई तुझे देख लेता तो तेरा जनाजा और तेरी संजना का जनाजा एक साथ उठ जाता। कृष्णदेव की बात बीच में काटते हुए कहा। उसने अपने दोनों हाथ कमर पर रखे और इधर उधर चक्कर लगाते हुए देव से कहा, देख देव, घर में सबको यही लगता है कि तुझे सरगम पसंद है और इसीलिए उन्होंने तेरी शादी सरगम से कर दी। अब कल को अगर उन्हें यह पता चलेगा कि तुम बस सरगम का इस्तेमाल कर रहे हो तो सोचो क्या होगा। देव बोला, देख मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, मैं आज तक संजना के इतने करीब नहीं गया, लेकिन पता नहीं यार आज मुझे बहुत अच्छी लग रही थी इसीलिए मैं चला गया। देव की बात सुनकर क्रस को और ज्यादा गुस्सा आ गया। क्रस बोला, तुझे बस अच्छी संजना लगती है, सरगम अच्छी नहीं लगती। तूने उसे देखा कभी, वह दुल्हन के जोड़े में कितनी सुंदर लग रही थी और आज तो वह कितनी प्यारी लग रही थी, एकदम डॉल जैसी। लेकिन नहीं, तेरी आंखों पर तो संजना के नाम का चश्मा चढ़ा हुआ है, जो उतरेगा तो तू सरगम को ही देखेगा। और खैर मैं तो तुझे बोल बोल कर थक गया हूँ, तू सरगम के साथ गलत कर रहा है लेकिन तू है कि मानता ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ सरगम सोफे पर बैठी हुई थी, रोना नहीं चाहती थी लेकिन उसके आंसू तो जैसे आज रुक ही नहीं रहे थे। उसे लगा कि शायद उसके और देव के बीच में कभी तो कुछ ठीक होगा, लेकिन आखिरी उम्मीद भी आज टूट गई। युग ने सरगम को पानी का गिलास दिया। सरगम ने ना में गर्दन हिला दी। युग ने बहुत प्यार से सरगम को अपने हाथों से पानी पिलाया तो सरगम ने पानी पी लिया। युग ने गिलास एक तरफ रख दिया और सरगम के सामने जाकर बैठ गया। युग बोला, देखो सरगम, फिलहाल तो अपने दिमाग से सारी टेंशन दूर कर दो, या मत सोचो कि तुम अकेली हो, अबला हो, तुम्हारे साथ कोई नहीं है। मैं और क्रस हम दोनों ही तुम्हारे साथ हैं। तभी उस कमरे में क्रस भी आ गया। क्रस बोला, हाँ सरगम, युग जो बोल रहा है बिल्कुल ठीक बोल रहा है। सरगम ने युग की तरफ देखकर धीरे से कहा, आप संजना और देव के बारे में जानते थे। युग और क्रस दोनों एक दूसरे को देखने लगे। क्रस ने हाँ में गर्दन हिला दी। यह सुनते ही सरगम को और ज्यादा रोना आ गया और थोड़ी देर तक सरगम ऐसे ही रोती रही। क्रस और युग दोनों चुपचाप सरगम के सामने बैठे थे। करीब 10 मिनट बाद क्रस ने कहा, शांत हो जाओ सरगम, मैं पूरी बात तो तुम्हें बताता हूँ। सरगम बोली, या तो गलत बात है ना कि आप पहले से किसी लड़की को आकाश पर ले जाते हो और फिर उसे जमीन पर पटक देते हो। क्रस भैया, आपने कहा था ना कि मेरे और देव के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब कुछ ठीक नहीं होगा। देव मुझे प्यार नहीं करेंगे, वह तो उस संजना से प्यार करते हैं। आपको उनकी शादी संजना से करवा देनी चाहिए थी, आपने मेरे साथ गलत किया। इतना कहकर सरगम फिर से रोने लगी। क्रस ने सरगम का हाथ अपने हाथों में पकड़ा और एक हाथ से उसके आंसू पोंछते हुए बोला, तुम मुझे भाई बोलती हो ना। सरगम ने हैरानी से क्रस को देखा तो क्रस बोला, तुम मुझे भाई बोलती हो तो उस हिसाब से तुम मेरी बहन हुई।
तो क्या एक भाई अपनी बहन के साथ इतना गलत कर सकता है? सरगम सुबकते हुए बोली, तो फिर बताइए आपने मेरी शादी देव से क्यों कराई? युग बोला, क्योंकि संजना देव के लायक नहीं है और देव इतना बेवकूफ है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। सरगम ने युग को देखा और फिर क्रस की तरफ देखा तो क्रस ने हाँ में गर्दन हिला दी। अगले ही पल क्रस ने कहा, देखो देव और संजना, इनका कोई मैच नहीं है। संजना देव से 3 साल बड़ी है और सबसे बड़ी बात वह एक डाइवर्सी है। और तुम्हें एक बात बताऊं, वह देव के पैसों पर ऐश करना चाहती है और कुछ नहीं। उसने पहले पति से भी 5 करोड़ लेकर डाइवोर्स ले लिया। अब उसकी नजर देव पर है और देव को अपने जाल में फंसाना चाहती है और मैं देव को संजना के जाल में फंसने नहीं दूंगा। इसलिए मैंने तुम्हारी शादी देव से करवाई ताकि तुम देव की जिंदगी में आ जाओ और उसे प्यार करो और उसे संजना के चंगुल से बाहर निकालो। सरगम क्रस को देख रही थी और तभी युग ने हंसकर कहा, सरगम तुम पुरानी पिक्चर नहीं देखती क्या? कैसे पति बाहर वाली के चक्कर में घरवाली को परेशान करता है, उसकी इंसल्ट करता है, लेकिन बाद में घरवाली अपने पति को बहुत सेवा करती है और उसके पति को घरवाली से प्यार हो जाता है। युग यह सारी बातें इतनी स्टाइल से बोल रहा था कि सरगम और क्रस दोनों को हंसी आ गई और तभी युग ने कहा, समझ गई ना, बस यही समझाना था। देखो, हम नहीं चाहते कि देव संजना के साथ कोई भी ताल्लुक रखे। घर के बड़ों को हम बता नहीं सकते। अगर गलती से भी हमने देव और संजना के बारे में घर के बड़ों को बता दिया तो देव को देश निकाला दे दिया जाएगा और हम नहीं चाहते कि देव को देश निकाला दे दिया जाए। इसलिए तो हम दोनों भाई तुमसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। कृष्ण ने कहा, सरगम मैंने कहा था ना, तुम देव के दिल में अपने लिए प्यार जगा सकती हो। पूरी फैमिली और हमने भी तुम्हें रघुवंशी खानदान की बहू एक्सेप्ट कर लिया है और हम संजना को कहीं से भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए चाहते हैं कि तुम इस पोजीशन का फायदा उठाओ और देव को अपने करीब लाओ। सरगम सिर झुकाकर बोली, मुझसे यह सब नहीं होगा। युग बोला, और इसमें शर्माने वाली बात क्या है? एक तुम हो जो सच में 17 की हीरोइन हो, एक संजना को देखो कैसे गोदी में उसके पास बैठी हुई थी। थोड़ा सा बोल्ड बनो, थोड़ा सा शर्म को साइड में रखो तो देव दुम हिलाता हुआ तुम्हारे पीछे आएगा। यकीन नहीं आता ना? सरगम ने नामे ही गर्दन हिला दी। युग ने सरगम की बाजू पकड़ी और उसे खड़ा किया और फिर उसे ड्रेसिंग टेबल के सामने लेकर आया और मिरर की तरफ देखकर बोला, देखो खुद को, सिंड्रेला भी तुम्हारे सामने कुछ नहीं है। देखो खुद को कितनी सुंदर हो। तुम्हें देखकर तो किसी का भी ईमान डोल जाए। तुम्हें पता है, जो अप्सराएं धरती पर आकर ऋषियों की तपस्या भंग करती थी, वह अप्सराएं भी तुम्हारे सामने फीकी हैं। युग के कहने पर सरगम ने खुद को आईने में देखा और सच में सरगम किसी परी से कम नहीं लग रही थी। और तभी उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि उसे भी लगा शायद युग ठीक कह रहा है, वह सच में बहुत खूबसूरत है। क्रस बोला, देखो सरगम, तुम्हें कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं। हम जैसे जैसे कहते जाएंगे तुम्हें बस वैसा वैसा करना है। अगर तुम हमारे अकॉर्डिंग चलोगी तो देखना, आने वाले महीनों में तुम अपने हस्बैंड के साथ एक हनीमून ट्रिप पर जाओगी। या सुनते ही सरगम के गाल हल्के से लाल हो गए। युग और क्रस दोनों ने एक राहत की सांस ली, क्योंकि दोनों ने फाइनली सरगम को समझा दिया था। युग बोला, अब देखो, देव तुम्हारे पास आएगा, तुमसे माफी मांगेगा, लेकिन तुम उसे आराम से माफ कर देना। कोई नाटक मत करना। इनफैक्ट उसके सामने ऐसा दिखाना जैसे तुम्हें उसके और संजना के रिश्ते से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सरगम मुंह बनाकर बोली, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। उसने कहा, हाँ हम जानते हैं तुम्हें फर्क पड़ता है, लेकिन तुम बस देव को दिखाना कि तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता। चाहे देव संजना के साथ हो या शेफाली के साथ, किसी के भी साथ हो, तुम्हें देव के रिलेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गई ना? सरगम ने हाँ में गर्दन हिला दी और तभी उसके कानों में किसी की आहट सुनाई दी। क्रस बोला, देखो अब देव आ रहा है, जैसे जैसे हमने कहा है वैसा ही करना। देव को पूरा इग्नोर करना, उसे अटेंशन देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। साले को अटेंशन मिलती है ना, इसलिए उसके भाव बढ़ते हैं। सरगम ने हाँ में गर्दन हिला दी। अगले ही पल देव उस कमरे में आया। देव ने सरगम को देखा तो सरगम की आंखें लाल थी रोने की वजह से।
उसकी आंखें सूज गई थी। देव को सरगम को देखकर मन ही मन बहुत बुरा लगा। देव कुछ बोलता उससे पहले ही सरगम ने आंसू पोंछे और बोली, कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ क्रस। और युग के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और देव उसकी भौहें तन गई। देव ने धीरे से कहा, क्या समझती हो? सरगम बोली, यही कि आप राजकुमार हो और मैं सिंड्रेला। देव बोला, सिंड्रेला तो बड़ी माँ है ना? सरगम बोली, मैं भी सिंड्रेला हूँ, क्या मैं आपको सिंड्रेला नहीं लगती? इतना कहकर सरगम ने घूर कर देखा। देव बोला, देखो मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, मुझे पता है कि मुझे अपने और संजना के बारे में तुम्हें बता देना चाहिए था और मैं बताना भी चाहता था, लेकिन देव अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही सरगम ने देव को हाथ दिखाकर रोकते हुए कहा, मैंने कहा ना, मैं समझ गई। देखो आप एक राजकुमार हो और एक राजकुमार की तो इतनी सारी रानियां होती हैं, कुछ रखते भी हैं, मुझे आपकी रखेल से कोई प्रॉब्लम नहीं। यह सुनते ही क्रस और युग दोनों के चेहरे पर हंसी आ गई, लेकिन दोनों ने अपनी हंसी को कंट्रोल कर लिया। अब तक तो युग और क्रस ही संजना की बेइज्जती करते थे, लेकिन अब तो उसकी टीम में सरगम भी आ गई थी। लेकिन देव को हल्का सा गुस्सा आ गया, आखिर उसकी संजना को उसी के मुंह पर रखेल जो बोल दिया था। देव ने सरगम को हल्के गुस्से में देखा और बोला, सरगम तुम्हें पता भी है तुम संजना को क्या बोल रही हो? सरगम बोली, क्यों, गुस्सा आ गया? देव बोला, सरगम मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी जुबान पर इतना गंदा शब्द भी आ सकता है। सरगम को भी अब गुस्सा आ गया और वह भी देव की तरफ एक कदम बढ़ाकर बोली, मिस्टर देवव्रत रघुवंशी, जो औरतें शादी से पहले फिजिकल रिलेशन में रहती हैं उसे रखेल ही कहते हैं। अगर आपको अपने प्यार पर इतना ही भरोसा है तो संजना से शादी क्यों नहीं करते? फिर तो आपकी दो रानियां हो जाएंगी ना, लेकिन पट रानी मैं ही रहूंगी। देव तो आंखें फाड़े सरगम को देख रहा था। सरगम ने ऐसी बातें तो कभी नहीं की थी और तभी सरगम ने हंसकर कहा, देखो मुझे युग और कृष भैया ने समझा दिया कि आप उस छोटे कपड़े वाली लड़की से प्यार करते हैं और मुझे आपके प्यार पर कोई ऐतराज नहीं है। वैसे भी आपने कहा था ना कि जब आप ठीक हो जाएंगे तो मुझे डाइवोर्स दे देंगे, तो मुझे सब समझ आ गया कि आप मुझे डाइवोर्स क्यों देना चाहते हैं। इट्स ओके, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं सब समझ गई कि आपको कैसे लाइन पर लाना है। मेरे कहने का मतलब है कि आपकी लव स्टोरी संजना के साथ कैसे लाइन पर लानी है। देखो आप फिक्र मत करो, जब मैं इस घर से जाऊंगी ना तो मैं अपनी इमेज बहुत खराब कर लूंगी। फिर तब आप संजना को लेकर आओगे ना तो पूरी फैमिली संजना को प्यार करेगी। और युग एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे और तभी युग ने धीरे से कान में कहा, भाभी तो ज्यादा ही समझ गई। उसने भी रिप्लाई करते हुए कहा, अच्छा है ना, हमारी मेहनत कम हो जाएगी। वैसे भी देव को यही ठीक कर सकती है, कोई सीधी सादी होती तो रो रो कर अपनी ही तबीयत बिगाड़ देती, जैसे कि मीरा। मीरा का नाम सुनते ही युग ने कृष की तरफ देखकर आईब्रो चढ़ाई तो कृष ने कहा, एग्जाम्पल वही है क्या? सरगम ने देव से कहा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना आपके साथ, आराम से जाइए, जो कर रहे थे संजना के साथ उसे कंप्लीट कर दीजिए। यह सुनकर देव की आंखें और ज्यादा हैरानी से फैल गई। देव को तो सच में आज सरगम का यह रूप अलग ही लग रहा था। देव ने धीरे से कहा, थैंक यू मुझे समझने के लिए। सरगम ने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू मुझे नहीं, शादी करने के लिए। देव को सरगम की बातें समझ नहीं आई और वह वहां से चला गया। उसके जाते ही सरगम और युग दोनों ने सरगम को हाई फाई किया और युग बोला, क्या बात है, यही वाली सरगम हमें चाहिए थी। अब देखना कैसे हम संजना को देव की जिंदगी से बाहर करते हैं। देव स्टडी रूम में गया क्योंकि फिलहाल वह सरगम के साथ कमरे में नहीं रहना चाहता था। देव स्टडी रूम के सोफे पर बैठा हुआ था और उसके कानों में सरगम की कही हुई बातें घूम रही थी। अचानक ही देव के दिल ने कहा, यार सरगम को सच में फर्क नहीं पड़ता कि मैं संजना के साथ रिलेशनशिप में हूँ। हद है, देव मुंह पर तेरी इंसल्ट कर दी। मुझे लगा उसे बुरा लगेगा, वह रोई होगी, लेकिन कृष युग ने तो उसे आराम से समझा लिया। खैर छोड़ो, जो हुआ अच्छा ही हुआ। मैं तो खुद ही सोच रहा था कि उसे आने वाले टाइम में अपने और संजना के बारे में बता दूं, लेकिन उसने तो खुद ही देख लिया। दूसरी तरफ आराध्या और अभिमान एक दूसरे की बाहों में सो चुके थे। आराध्या ने अभिमान की व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी। आराध्या और अभिमान के कपड़े पूरे कमरे में इधर उधर फैले हुए थे। देख कर ही पता चल रहा था कि दोनों के बीच की दूरियां खत्म हो गई। तभी उन दोनों के कमरे में कोई आया, उसे उन दोनों को देखा और अपने मोबाइल फोन निकाला और दोनों की फोटो लेकर होठों पर मुस्कुराहट लेकर वहां से चला गया। अभिमान इस बात से अनजान कि आने वाली सुबह में उसका क्या होगा।
सुकून से अपनी आराध्या को सीने से लगाकर सो रहा था। दुनियादारी से बेखबर अभिमान ने आराध्या को अपनी बाहों में समेटे सोया हुआ था, बिना इस बात की परवाह किए कि अगली सुबह कौन सा तूफान रघुवंशी मेंशन आएगा। अगली सुबह देव की जब आंख खुली तो उसने खुद को स्टडी रूम के सोफे पर पाया। देव उठकर बैठ गया। देव ने कल रात अपने हाथ से घड़ी भी नहीं उतारी थी, बल्कि वह सोफे पर लेटा लेटा सरगम के बारे में सोचता हुआ सो गया। यह पहली बार था जब देव के जहन में सरगम का ख्याल चल रहा था, वरना देव का प्यार तो संजना के लिए बहुत ज्यादा था, इसलिए वह संजना के ख्यालों में ही रहता था। देव उठा और स्टडी रूम से बाहर चला गया। देव अपने कमरे की ओर जा रहा था और तभी उसने अभिमान का कमरा चेक किया। अभिमान का कमरा थोड़ा सा खुला हुआ था और देव की नज़र उस पर चली गई, लेकिन देव ने इग्नोर किया और सीधा सीधा चला गया। 4 कदम चलने के बाद अचानक ही देव रुक गया। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसने नोटिस किया कि उसने अभिमान के साथ किसी लड़की को देखा। देव वापस कमरे के गेट के पास आया। उसने हिम्मत करते हुए गेट को थोड़ा और खोला। देव ने जैसे ही अभिमान और आराध्या को देखा, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसने अपनी आंखों को मल कर देखा तो सच में वहां अभिमान और आराध्या एक दूसरे की बाहों में सोए हुए थे। देव के मुंह से हैरानी से निकला, यह क्या हुआ? तभी पीछे से क्रश की आवाज आई, कैसे हुआ? युग भी हैरान होता हुआ बोला, कब हुआ? और तभी पीछे से अवनीत की भी आवाज आई, क्यों हुआ? चारों ही आंखें फाड़े अभिमान की बाहों में आराध्या को देख रहे थे। चारों को ही अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। चारों के लिए ही इस बात को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था। चारों ने ही जल्दी से गेट बंद किया और बिना एक दूसरे से बात किए हुए अपने अपने कमरे की तरफ दौड़ पड़े। चारों ही ऐसे गए थे जैसे उन्हें इस बात से कोई लेना देना ना हो, जैसे चारों ही इस टॉपिक पर बात ना करना चाहते हो, जैसे चारों ही अभिमान को इस डेंजर सिचुएशन में अकेला छोड़ना ही समझते। इसलिए चारों ही वहां से हवा की तरह रफू चक्कर हो गए। करीब आधे घंटे बाद अभिमान की आंख खुली। अभिमान ने एक अंगड़ाई तोड़ी, लेकिन तभी उसने अपने सीने पर भार महसूस किया। अभिमान ने थोड़ा सा झुककर देखा तो उसने आराध्या का मासूम सा चेहरा दिखाई दिया। अभिमान थोड़ी देर तक आराध्या के चेहरे को ही देखता रहा, लेकिन अचानक ही उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसने अपनी आंखों को 3-4 बार झपकाया और फिर से आराध्या को देखा। अभिमान को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ आराध्या है। अभिमान ने खुद को देखा तो उसने कपड़े नहीं पहने हुए थे। उसका आधा बदन ब्लैंकेट से ढका हुआ था, जबकि आराध्या ने अभिमान की शर्ट को पहना हुआ था। उसका भी आधा बदन ब्लैंकेट से ढका हुआ था। अभिमान पहले तो हैरानी से कभी खुद को देखता और कभी आराध्या को। उसने याद करने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। बस उसे इतना याद था कि वह स्टोर रूम में गया और उसने आराध्या को गोद में उठा लिया। इसके आगे अभिमान को कुछ भी याद नहीं था। अभिमान जल्दी से बेड से उतरा। उसने अपना लोअर उठाकर पहन लिया और आराध्या आसपास नजर घुमाई तो वहां आराध्या की साड़ी भी बेढंग तरीके से पड़ी हुई थी। अभिमान ने अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रख लिए। अभिमान आराध्या के करीब गया। उसने आराध्या की बाजू पकड़कर हिलाते हुए कहा, गिलहरी उठो, गिलहरी उठ जाओ। अभिमान के 2 बार उठाने से आराध्या उठ गई। आराध्या ने अभिमान को देखा तो उसकी आंखें भी हैरानी से फैल गई। अगले ही पल कल जो कुछ भी अभिमान और आराध्या के बीच में हुआ था, वह सब उसकी आंखों में रेल की तरह चलने लगा। आराध्या ने खुद को देखा तो उसने अभिमान की शर्ट पहनी हुई थी। आराध्या बेड से उतरने लगी, लेकिन फिर वह कुछ सोचकर रुक गई। अभिमान ने टेंशन में अपना कबर्ड खोला। उसमें से एक लोअर निकालकर आराध्या की तरफ देखते हुए कहा, पहनो। अभिमान पलट कर खड़ा हो गया जैसे इतना शरीफ हो, लेकिन बेचारा वैसे शरीफ ही था। वह अलग बात है, नशे की हालत में उल्टी सीधी हरकतें कर बैठा। आराध्या के तो आंसू बहने लगे। उसने जैसे तैसे अभिमान का लोअर पहना और बेड से उतर गई। आराध्या अभिमान के पास आई। अभिमान ने महसूस कर लिया कि आराध्या उसके पीछे खड़ी है। अभिमान ने पलट कर आराध्या की बाजू पकड़कर उसे दीवार से लगाते हुए कहा, बेवकूफ लड़की, मैं तो नशे में था, तुम तो होश में थी ना, तुमने मुझे क्यों नहीं रोका? आराध्या तो हैरानी से अभिमान को देखने लगी। आराध्या की आंखों में आंसू आ रहे थे, जो कहीं ना कहीं अभिमान को अच्छे नहीं लग रहे थे। अभिमान जैसा भी था, लेकिन इतना समझ गया कि उसने आराध्या के साथ गलत कर दिया। आराध्या बोलने की हालत में नहीं थी। आराध्या ने फिर भी अपने टूटे फूटे शब्दों को जोड़ते हुए कहा, कल रात तुमने कहा था। आराध्या अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही अभिमान ने फिर से चिल्लाते हुए कहा, क्या कहा था मैंने? अरे कुछ भी कहा था, लेकिन इतनी तो समझ होनी चाहिए थी कि मैं नशे में हूँ।
बेवकूफ लड़की, अब यह सब जो कुछ भी हुआ है यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी उल्टी सीधी हरकतों की वजह से हुआ। तुम तो अभी मेंशन छोड़कर जाने वाली थी ना, तो गई क्यों नहीं? मेरे कमरे में क्या कर रही हो? कल मुझे थोड़ी देर के लिए गिल्ट हुआ कि मैंने तुम्हारी और तुम्हारे भाई की इंसल्ट क्यों की, लेकिन अब तो लगता है कि तुमने उसे इंसल्ट का पूरा पूरा बदला ले लिया। अब तुम मुझे ब्लैकमेल करोगी, मेरे माँ बाप से जाकर मेरी शिकायत करोगी ताकि वह तुमसे मेरी शादी कर दे। लेकिन एक बात याद रखना आराध्या, तुमसे शादी करने से अच्छा है मैं जहर खाकर मर जाऊं। आराध्या तो सुन्न हो गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जो अभिमान कल रात को अपने प्यार का इजहार कर रहा था वह सुबह उठते ही पलट जाएगा, और वह भी ऐसे कि सारा इल्जाम उस पर ही ठोंक देगा। आराध्या कुछ बोल नहीं रही थी। उसकी आंखों से कंटिन्यू आंसू बह रहे थे। अभिमान ने उसे उंगली दिखाकर कहा, सच में गिलहरी, तुमने तो अपनी औकात दिखा दी। मैं तो पहले ही कहता था कि तुम और तुम्हारा भाई हमारे घर में कब्जा करने की फिराक में हो, और देखो कल तुमने नशे में मेरा फायदा भी उठा लिया। जवाब दो आराध्या, क्यों नहीं रोका मुझे? आराध्या फिर से अपने आप को संभालती हुई टूटे फूटे शब्दों में बोली, रोका तो था, बहुत रोका था। अभिमान ने अगले ही पल आराध्या का चेहरा अपने हाथों में पकड़कर उसके जबड़े को दबाते हुए गुस्से में कहा, रोका था या सिर्फ रोकने का नाटक किया था? अगर रोका होता ना तो मैं अपनी हद में रहता, हद पार नहीं करता। अरे चीखती चिल्लाती किसी को बुला लेती, कम से कम मुझे यह दिन तो नहीं देखना पड़ता। लेकिन नहीं, तुम तो अपने प्लान में कामयाब हो गई। अब तो तुम मेरी फैमिली को हमारे बारे में बता दोगी, और उसके बाद क्या? उसके बाद मेरी फैमिली जबरदस्ती तुमसे मेरी शादी कर देगी। एक बात याद रखना आराध्या, तुम मेरे लायक नहीं हो, और मैं तुमसे शादी करने की कभी सोच भी नहीं सकता। अरे तुम जैसी लड़की से शादी करने से अच्छा है मैं जिंदगी भर कुंवारा रहूं। इतना कहकर अभिमान ने आराध्या के चेहरे को झटक दिया। आराध्या इतनी शौक थी कि कुछ बोल नहीं पा रही थी। चुपचाप अभिमान की बातें सुन रही थी, खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, खुद के आंसू कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन आज तो जैसे आराध्या की जिंदगी में सब कुछ बिखर गया था। ना चाहते हुए भी वह अभिमान से इंसल्ट सह रही थी। अभिमान ने अगले ही पल आराध्या की बाजू पकड़ी और उसे गेट की ओर धकेलते हुए कहा, निकलो यहाँ से, इससे पहले कि मैं गुस्से में तुम्हें जान से मार दूं। इतना कहकर अभिमान आराध्या को बुरी तरीके से अपने कमरे से गेट की तरफ धकेल दिया। आराध्या गिर जाती, लेकिन उससे पहले ही आराध्या को आर्या ने संभाल लिया। आर्या को देखकर आराध्या और ज्यादा रोने लगी। उसे लगा शायद अब आर्या भी उसे ही डांटेगी। वैसे भी वह जिस कंडीशन में थी उस कंडीशन में उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। अगर काम करता तो शायद अब तक अभिमान के गाल पर 2 चांटे मार चुकी होती। आर्या ने हैरानी से पहले आराध्या को देखा और फिर अभिमान को। अभिमान की सांस लगभग अटक गई, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। बस अपनी माँ को देख रहा था और अच्छे से जानता था कि अब उसकी माँ उसे नहीं छोड़ेगी। आर्या ने गुस्से में कहा, अभिमान यह सब क्या है? अभिमान ने अपने आप को बचाते हुए सारा इल्जाम आराध्या पर डालते हुए कहा, माँ जो आप सोच रही हैं ऐसा कुछ नहीं है। मैं नशे में था लेकिन यह होश में थी। सब इस 2 कौड़ी की लड़की की वजह से हुआ, सब इसी की गलती है। मैं हमेशा आपसे कहता था कि इस लड़की को मेंशन में आने मत दो, लेकिन आपने मेरी कभी नहीं सुनी। अब देख लो आपकी इस आराध्या ने क्या किया, मेरा पूरा पूरा फायदा उठाया ताकि यह इस घर की मालकिन बन सके। अभिमान इससे ज्यादा कुछ बोलता उससे पहले ही आर्या आगे आई और उसने एक थप्पड़ अभिमान के गाल पर जोर से जड़ दिया। अभिमान का चेहरा एक तरफ हो गया। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। एक बार फिर अभिमान समझ गया कि उसकी माँ इस बार भी उसका साथ नहीं देगी। आर्या ने अभिमान की बाजू पकड़कर हिलाते हुए कहा, शर्म नहीं आई अपनी गंदी जुबान से ऐसी बात बोलते हुए? एक बार नहीं सोचा कि तू किसी लड़की की इज्जत खराब कर रहा है? एक बार नहीं सोचा अगर चाचू को तेरी हरकत के बारे में पता चलेगा तो क्या होगा? एक बार हमारी रेपुटेशन का ख्याल नहीं आया? अपनी गलतियों का टोकरा अब तू आराध्या के ऊपर फोड़ रहा है। तू नशे में क्यों था? तूने नशे में आराध्या को ही क्यों चुना? तूने नशे में आराध्या के साथ वह सब क्यों किया? देख खुद को, 6 फुट का सांड है। देख आराध्या को, नाजुक सी लड़की है। उसने तुझे रोका भी होगा तो क्या तू उसके रोकने से रुक गया होगा? आराध्या तो दीवार से लगी हुई आंखें झुकाए बस रो रही थी। उसने तो कभी नहीं सोचा था कि बस एक दिन उसका भाई मेंशन में नहीं होगा, उसके साथ यह सब हो जाएगा।
तभी कमरे में शिवाय आया। शिवाय ने तीनों को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसे इतना तो समझ आ गया कि यहाँ कुछ गलत हुआ है। शिवाय ने जमीन पर नजर घुमाई तो वहां आराध्या की साड़ी पड़ी हुई थी, जिसे देखकर शिवाय को समझते देर नहीं लगी कि अभिमान और आराध्या के बीच कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। अभिमान अपने पापा को देखा तो उसके पास जाकर बोला, पापा मैं कह रहा हूँ ना, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। यह सुनते ही आर्या ने गुस्से में अभिमान को देखा तो अभिमान ने कंधे उचकाकर कहा, माँ इस 2 कौड़ी की लड़की के लिए मुझ पर गुस्सा कर रही हो? अरे अगर मेरे उसके बीच कुछ भी हो गया तो इसे पैसे देकर इस मामले को यहीं रफा दफा करते हैं। वैसे भी तो यह और इसका भाई हमें लूटने ही आए हैं। अभिमान ने इतना ही कहा था कि उसके गाल पर एक और चाटा लगा और इस बार अभिमान जमीन पर जा गिरा, क्योंकि वह चाटा आर्या ने नहीं शिवाय ने मारा था। अभिमान ने हैरानी से शिवाय को देखा तो शिवाय सुलगती हुई आंखों से अभिमान को देख रहा था। अभिमान जैसे तैसे खड़ा हुआ। शिवाय ने अभिमान को उंगली दिखाते हुए कहा, तुम्हारी माँ हमेशा कहती थी कि किसी दिन तुम मेंशन में तूफान लेकर आओगे और देखा तुमने अपनी माँ का कहा हुआ साबित कर दिया। ले आए तुम मेंशन में तूफान। अब जाओ जाकर सबको बताओ कि कल रात तुमने क्या करतूत की है। कोई लड़की हमारे घर में मेहमान बनकर आए और तुमने उस लड़की के साथ क्या कर दिया। अभिमान तो अभी हैरानी से अपने पापा को देख रहा था। आज तक शिवाय ने अभिमान को चाटा नहीं मारा था, लेकिन आज पहली बार शिवाय का हाथ उठ गया था और यह देखकर अभिमान को बहुत ज्यादा हैरानी हो रही थी। और कहीं ना कहीं अब उसके दिल में आराध्या के लिए नफरत बढ़ गई, क्योंकि उसे चाटा आराध्या की वजह से ही लगा था। शिवाय ने गुस्से में एक और चाटा अभिमान को मारने के लिए उठाया, लेकिन इस बार आर्या ने शिवाय का हाथ पकड़कर उसे भटकाते हुए कहा, बस बहुत हुआ बाप बेटे का, मेरा तो तुम दोनों ने जीना हराम कर रखा है। अब मुझे यह बताइए, ऐसे करने से क्या आराध्या की इज्जत वापस आ जाएगी? शिवाय भी चिल्लाता हुआ बोला, तो क्या करूं? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा टाइगर इतनी गंदी हरकत भी करेगा। जानता हूँ बहुत ज्यादा गुस्सा आता है इसे। आराध्या और अनिरुद्ध को देखकर खुश नहीं है, लेकिन यह नहीं जानता था कि बदले में इतना अंधा हो जाएगा कि एक जीती जागती लड़की की जिंदगी खराब कर देगा। आर्या ने इस लड़की को अपनी बेटी कहा था। अब बताओ जरा, अगर हमारी बेटी के साथ कोई जानवर बन जाएगा तो हम क्या करेंगे? आर्या कुछ नहीं बोली, लेकिन अभिमान ने गुस्से में कहा, मैंने जबरदस्ती नहीं की, कहीं ना कहीं इसकी मर्जी भी शामिल थी। अभिमान ने इतना ही कहा था कि शिवाय ने एक और थप्पड़ अभिमान को मारने के लिए उठा लिया। आर्या ने इस बार भी शिवाय का हाथ पकड़कर कहा, बस कीजिए। शिवाय क्या चाहते हैं आप? पूरे घर में सबको पता चल जाए कि इस कमरे में क्या हुआ था। सोचो अगर चाचू चाची को पता चल गया कि हमारा बेटा इतना नालायक है तो क्या होगा। देखो हम कुछ नहीं कर सकते, अभी हवेली में भी बहुत सारे मेहमान हैं और मैं नहीं चाहती कोई मेरे अभिमान पर बातें बनाए। इतना कहकर आर्या ने अभिमान की तरफ देखा। वहीं आराध्या तो बस रो रो कर पागल हो गई थी। जहां खड़ी थी वहीं बैठकर रोने लगी थी। आर्या आराध्या के पास गई। उसने उसे सीने से लगाते हुए कहा, बच्चा माफ कर दो हमें कि हम तेरा ख्याल नहीं रख पाए। तेरे भाई से कहा था कि इसे मेंशन छोड़ दे। अब तेरे भाई को क्या जवाब देंगे? शिवाय भी आराध्या के पास घुटनों के बल बैठता हुआ बोला, प्लीज बेटा, अंकल की बात मानोगी ना? प्लीज चुप हो जाओ। देखो इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे। इतना कहकर शिवाय ने आराध्या की तरफ हाथ जोड़े तो आराध्या ने शिवाय के हाथों पर अपना हाथ रख कर कहा, अंकल प्लीज ऐसा मत कहिए, आप मेरे पापा समान हो, प्लीज अंकल मत कहिए। आराध्या ने उल्टा हाथ जोड़ते हुए कहा, बस मैं यह चाहती हूँ कि आप लोग मेरे भाई को यह सब मत बताना, वरना मेरा भाई जीते जी मर जाएगा। प्लीज। इतना कहकर आराध्या फिर से रोने लगी और आर्या ने उसे फिर से गले लगा लिया। जितना आराध्या रोती उतना ही आर्या रोती। आराध्या और आर्या को रोता हुआ देख शिवाय का दिमाग पूरी तरीके से खराब हो रहा था, जबकि अभिमान के चेहरे पर जरा सी भी सिकन नहीं थी।
उल्टा उसे तो आराध्या पर गुस्सा आ रहा था कि उसकी वजह से उसके पापा ने उस पर हाथ उठाया। अभिमान गुस्से में मन ही मन बोला, आराध्या तुमने ठीक नहीं किया, अगर मैं गलत हूं तो तुम इस गलती में पूरी भागीदार हो, फिर सजा अकेले मुझे क्यों मिलेगी? तुम्हें तो सजा मैं दूंगा और ऐसी दूंगा कि तुम सिवाय पछताने के कुछ नहीं कर पाओगी। तुमने मेरे माँ बाप को मुझसे छीन लिया, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। सिवाय आराध्या के सिर पर हाथ फेरा और आर्या से कहा, जाओ इसे लेकर जाओ, कोशिश करना घर में किसी को कुछ पता ना चले। आर्या ने गुस्से में सिवाय को देखकर कहा, सिवाय सच कहते हो? अगर अभिमान मेरा बेटा नहीं होता तो अब तक पुलिस के हवाले कर देती। सिवाय बोला, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, तुम प्लीज इसे लेकर जाओ। आर्या ने आराध्या को उठाया और उसे संभालते हुए उस कमरे से बाहर ले आई। उसके जाते ही सिवाय ने अभिमान की बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और गुस्से में बोला, अब बताओ क्या करूं मैं तेरा? तेरी माँ मुझे बचपन से कहती रही कि तू किसी दिन मुसीबत लेकर आएगा, और देख आज तेरे गुस्से की वजह से सच में इस घर में मुसीबत आ गई। अब बता मुझे, मैं पूरे परिवार वालों के सामने कैसे आंखें उठाऊं? अरे तुझसे ज्यादा अच्छा तो देव निकला, अपनी बीमारी से भी लड़ रहा है, लेकिन फिर भी उसने सरगम के साथ उस रात कुछ गलत नहीं किया, जबकि उसके पास पूरा मौका था और सरगम पूरे तरीके से मजबूर थी। फिर भी उसके अंदर उसके पापा के गुण मौजूद थे और एक तू है जिसके अंदर मेरा एक भी गुण नहीं। बता मुझे अब कैसे सब कुछ ठीक होगा? उस लड़की की इज्जत वापस कैसे आएगी? अभिमान ने भी अब अपने गुस्से को बर्दाश्त नहीं किया। उसने भी एक वास उठाया और जोर से पटक कर कहा, तो क्या चाहते हैं आप? शादी कर लूं उससे, इस घर की बहू बना लूं, एक अनचाहे रिश्ते को निभाऊं? सिवाय ने भी चिल्लाते हुए कहा, हाँ मैं यही चाहता हूँ कि तू उससे शादी कर ले, उसे इस घर की बहू बना दे, उसे अपनाए, उसे प्यार करे और इतना प्यार करे कि वह तेरे इस घटियापन को भूल जाए। यह सुनते ही अभिमान की आंखें हैरानी से फैल गई। अभिमान ने गुस्से में कहा, ऐसा नहीं होगा पापा, मैं उस लड़की से शादी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। आप मुझे इतनी सी बात की इतनी बड़ी पनिशमेंट नहीं दे सकते। सिवाय ने अगले ही पल अभिमान के चेहरे को पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और उसकी आंखों में देखकर गुस्से में बोला, टाइगर मुझे बब्बर शेर बनने पर मजबूर मत करो। तुम जानते नहीं हो मैं कैसा हूं, अगर मैं अपनी पर आ गया तो तुम भीख मांगने पर मजबूर हो जाओगे। अभी तक मैंने तुम्हें 1% भी अपनी प्रॉपर्टी का मालिक बनने का हक नहीं दिया है। तुम्हारे नाम ना कोई प्रॉपर्टी है, ना कोई शेयर है, ना ही तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करूंगा। सारे कार्ड ब्लॉक हो जाएंगे। तुम जो लग्जरी गाड़ी में जाते हो वह लग्जरी गाड़ी मैं तुमसे छीन लूंगा, या जो तुम ब्रांडेड कपड़े पहनते हो इन सारे कपड़ों में आग लगा दूंगा, या जो लग्जरी रूम में तुम खड़े हो या लग्जरी रूम तुम्हारा नहीं रहेगा, तुम्हें इस मेंशन से धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा। जरा सोचो, अगर मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूं तो तुम कैसे जियोगे? तुम तो खुद को कहीं के शहंशाह समझते हो, नौकरी तुम करोगे नहीं, और अगर तुमने खुददारी दिखाते हुए नौकरी करने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारी नौकरी लगने नहीं दूंगा, तुम्हें भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा। तुम जानते नहीं अपने बाप को, मैं बस छुई मुई के लिए सॉफ्ट हूँ और किसी के लिए नहीं। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ ना छीनूं तो आराध्या को प्यार करो, उसे शादी के लिए मनाओ, उसकी डोली इज्जत से इस घर में आनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि इस कमरे में जो कुछ हुआ है उसका पता किसी बाहर वाले को लगे। अगर गलती से भी यह बात हम चारों से बाहर गई तो इसका इल्जाम मैं तुम पर लगाऊंगा। अगर मेरी रेपुटेशन पर थोड़ी सी भी आंच आई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर सिवाय ने अभिमान का चेहरा छोड़ दिया और अभिमान हैरानी से अपने पापा को देखने लगा। एक ही रात में अभिमान की जिंदगी पलट गई। सिवाय अपनी बात बोलकर जाने लगा, तभी अभिमान ने कहा, पापा आप ऐसा नहीं कर सकते। सिवाय अभिमान की बात सुनकर रुक गया। उसने पलटकर अभिमान को देखा और पॉइंट करके कहा, टाइगर मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता तुम्हें तो जरा सा भी अंदाजा नहीं है। मैं तुम्हें 2 दिन का वक्त देता हूँ, कुछ भी करो कुछ भी, आराध्या के पैर पकड़ो, उससे माफी मांगो, उसे डेट पर लेकर जाओ या कुछ भी करो, लेकिन मैं आराध्या के मुंह से सुनना चाहता हूँ
कि वह तुमसे शादी करने के लिए तैयार है, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो इस मेंशन से हमेशा हमेशा के लिए जाने के लिए तैयार रहना, क्योंकि अगर मैं अपनी पर आ गया तो तुम्हारी करतूत पूरी फैमिली को बता दूंगा, समझे? और फिर तुम्हें इस घर से निकालने में मेरी पूरी फैमिली मेरा ही साथ देगी, तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा, समझा? इतना कहकर सिवाय वहां से चला गया और अभिमान ठगा सा खड़ा रहा। अभिमान ने अगले ही पल चीजों को इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया। अभिमान से अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था। उसने अपने कमरे को पूरे तरीके से तहस नहस कर दिया था। हर जगह से टूटने फूटने की, गिरने की आवाजें आ रही थी और देखते ही देखते पूरा कमरा कबड्डी की दुकान में बदल गया। अभिमान अंदर गुस्से में तोड़ फोड़ कर रहा था और उसके भाई बाहर खड़े हुए थे। तीनों ही आंखें बंद कर रहे थे, कभी आंखें खोल रहे थे, कभी कंधे उचका रहे थे। हर एक टूटने की आवाज में वह लोग अपनी आंखें बंद कर लेते। फाइनली थोड़ी देर बाद टूटने की आवाज कम हुई। क्रस हिम्मत करते हुए अभिमान के कमरे का गेट खोला तो अभिमान लोअर में खड़ा हुआ सुलगती हुई आंखों से गेट को ही देख रहा था। अभिमान की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, क्रस ने तो कसकर गेट बंद कर दिया। युग बोला, क्या हुआ? क्रस ने धीरे से कहा, यार अभी उसके अंदर शेर की आत्मा आ गई, थोड़ी देर रुक जाते हैं, जब वह शेर की आत्मा चली जाएगी तब अंदर जाएंगे। थोड़ी देर तक तीनों भाई बाहर ही खड़े रहे और तभी देव ने धीरे से कहा, अब चले क्या? युग और क्रस दोनों ने ना में गर्दन हिला दी। देव बोला, यार वह गुस्से में अपने आप को नुकसान ना पहुंचा ले, हम सब जानते हैं उसका गुस्सा, अब तक तो चली गई होगी आत्मा, चलो चलते हैं। इतना कहकर देव ने गेट खोला तो अभिमान अब भी वैसा का वैसा ही गुस्से में खड़ा हुआ गेट की तरफ देख रहा था। देव ने अपना सलाइवा गटकते हुए कहा, तू ठीक है? अभिमान ने बस ना में गर्दन हिला दी। देव अंदर आने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, उसके नीचे एक कांच का टुकड़ा आया। देव ने फर्श पर नजर घुमाई तो पूरे फर्श पर 100 पीस टूटे हुए गिरे पड़े थे। देव ने एक पैर से 100 पीस को साइड में हटाते हुए कहा, देख गुस्सा होने से कुछ नहीं होगा, हम इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालेंगे। तभी क्रस और युग पीछे से आते हुए बोले, क्या सलूशन यार? इसने उस लड़की की जिंदगी खराब कर दी और उसकी जिंदगी बनाने का यही तरीका है कि उससे शादी कर ली जाए। अभिमान ने गुस्से में एक वास उठाया और युग की तरफ देखते हुए कहा, तो साले तू कर ले ना शादी? युग ने भी बिना सोचे समझे कहा, अच्छा मजे तू ले, शादी मैं कर लूं? या सुनते ही सबकी आंखें हैरानी से फैल गई और तभी क्रस युग के गाल पर एक हल्का सा चाटा मारते हुए कहा, होने वाली भाभी है, तमीज से बात कर। युग ने कान पकड़कर कहा, सॉरी सॉरी यार, मैं तो भूल गया, आराध्या से तो आराध्या भाभी हो गई। अभिमान बोला, नहीं वह आराध्या भाभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी, मैं उससे शादी करूंगा ही नहीं। देव ने अभिमान को समझाते हुए कहा, अभिमान अभी तू गुस्से में है, ऐसा कुछ मत बोल जिसके लिए तुझे पछताना पड़े। वैसे भी कल रात तूने नशे में इतना कुछ कर लिया, उसके बाद इतना गुस्सा करना ठीक नहीं, मान जाना, लेकिन तूने गलती तो की है ना, बेशक तू नशे में था। अभिमान चिल्लाते हुए कहा, मैं नशे में था? मैंने पी रखी थी, पर वह तो होश में थी, उसने मुझे रोका क्यों नहीं? क्यों नहीं चिल्लाई? वह तो मुझे गले लगाकर ऐसे सो रही थी जैसे रोज मेरे साथ सोती है। तुझसे बोला तो अच्छा, मतलब तूने उसके साथ जबरदस्ती नहीं की, बल्कि तुम दोनों के बीच जो कुछ हुआ प्यार था? या सुनते ही अभिमान ने गुस्से में क्रस को देखा तो क्रस थोड़ा सा पीछे हटते हुए बोला, हाँ मतलब समझने की कोशिश कर, तो कह रहा है कि तूने उसके साथ जबरदस्ती नहीं की और तू नशे में था और वह होश में भी थी, मतलब तेरे और उसके बीच जो कुछ हुआ वह रजामंदी से हुआ ना? मतलब तू उससे प्यार करता है, वह तुझसे प्यार करती है। अभिमान अभी भी क्रस को गुस्से में घूर रहा था और तभी देव ने कहा, देख अभिमान, गुस्सा होने से तो कुछ नहीं होगा, जो कुछ भी चाचू ने कहा है वह मान ले। अभिमान बोला, क्यों मानूं? मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं करूंगा उस लड़की से शादी, उसने मुझे रोका क्यों नहीं? युग बोला, यार तू एक ही बात पर अटका हुआ है, अभी तो बताया क्रस ने कि शायद तुम दोनों के बीच प्यार था और इसलिए वह सब हो गया। अभिमान ने फिर युग को देखकर बोला, पहले तुम सब यह बताओ, तुम सबको क्या पता कि मेरे उनके बीच क्या हुआ? और तभी देव ने फ्लो फ्लो में कह दिया, अरे सबसे पहले मैंने ही तो देखा था। यह सुनते ही क्रस और युग दोनों ने हैरानी से देव को देखा और देव ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया और ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, यार मुंह से निकल गया। अभिमान ने सबको देखकर कहा, सालो यानी तुम लोग मुझे बचा सकते थे, लेकिन तुम लोगों ने मुझे बताया नहीं। क्या होगा आगे जानने के लिए दोस्तों प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार।
धन्यवाद।